वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में। जानेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या होता है, कैसे आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न को समझकर स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, कितने तरह के फ्लैग एंड पोल के पैटर्न होते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न में आपको कहां बाय करना चाहिए, कहां तक के आपके टारगेट होने चाहिए, कौन सा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न ब्रेकआउट देगा, कौन सा फॉल्स फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। जो ए टू जेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के रिगार्डिंग, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन लोगों को सही में फ्लैग एंड पोल पैटर्न को समझना है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगी। तो नॉर्मली अगर हम फ्लैग की बात करें तो हमें कुछ नॉर्मली एक ऐसा फ्लैग देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पे एक स्टिक होती है और यहाँ पे इसका फ्लैग होता है। बट स्टॉक मार्केट में जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है थोड़े डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे एक तो यही तरीका है जैसा आपके सामने स्क्रीन पे है, ऐसा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न होता है। और अगर दूसरे फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे ये इसकी स्टिक है और यहाँ पे फ्लैग होगा। और अगर तीसरा एक और फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात करें हम तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा सा ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न होगा। बट अभी हम जो मेनली जो पहला और दूसरा हमने दिखाया उसी की ज्यादा बात करेंगे। ये वाला हम बीच में थोड़ा कवर करेंगे क्योंकि उन दोनों को कंबाइन करके ही ये बनता है थोड़ा। तो हम नॉर्मली जो टाइप ए जो हमने दिखाया, जो टाइप ए है हम इसको टाइप ए कहेंगे ये वाले को। तो टाइप ए इसकी बात करेंगे और जो टाइप बी है ये वाला हम नॉर्मली इन दोनों की बात करेंगे। टाइप सी को बीच में हम थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझते रहेंगे। और अगर आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो टाइप 3 जो है उसको आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप ए वाले फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे। तो नॉर्मली हमें फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो देखने हैं। तो जब भी कोई इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है पोल को। जब कोई स्टॉक में ऐसा ब्रेकआउट आता है, जब किसी स्टॉक में ऐसा ब्रेकआउट आता है अपसाइड की तरफ, स्टॉक काफी बड़ी एक मूव दिखाता है, तब स्टॉक का पोल बनता है। और जब स्टॉक ये पोल बना देता है, जब उसके बाद ऐसी कंसोलिडेशन की रेंज आती है तो इस चीज को हम फ्लैग कहते हैं। तो इससे हमारा ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनता है। अगर हम इसको टाइप 2 में बात करें तो टाइप 2 में भी सेम होता है। टाइप 2 में बस ये है कि इसमें जो पोल की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। इसमें पोल जब बनता है तो थोड़ा सा टेढ़े में बनता है, लेकिन अपसाइड की तरफ ही होता है। और जो फ्लैग होता है, जो कंसोलिडेशन की रेंज होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो ये ऐसा होता है। तो ऐसा हमारा इसमें फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। थर्ड टाइप में ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये हमने जान लिया ऐसा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के। तो जब ये स्टॉक का टाइप ए, जब ये टाइप ए वाला है, जब ये स्टॉक ऐसा पैटर्न बनाएगा तो जब ये पोल की हेड है, जो पोल के हेड से ऊपर ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि एक्सीड कर चुका है, थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन दे सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्सीड कर रखा है क्योंकि ये प्रॉपर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न नहीं है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अभी के लिए इसको मान के चलेंगे कि ये प्रॉपर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। तो अगर यहाँ पे जो हेड है, जो इसने हाई बनाया पोल ने, उससे ऊपर ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1-2 पॉइंट्स का मार्जिन हम दे सकते हैं स्टॉक के अकॉर्डिंग, बट उससे ज्यादा नहीं। तो एक पॉइंट तो ये है कि जो पोल है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए फ्लैग की रेंज। दूसरा, अगर टाइप 2 में बात करें तो टाइप 2 में भी सेम है। टाइप 2 में भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पे नीचे की तरफ ही आना चाहिए। और जब टाइप 2 में जब स्टॉक का ये जो फ्लैग है नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे इसको ये एक चैनल में नीचे की तरफ आना चाहिए। चैनल का मतलब ये स्टॉक ऊपर एक ऐसी लाइन हो नीचे स्टॉक के ऊपर जहाँ पे वो बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, नीचे की तरफ एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जहाँ पे वो बार बार सपोर्ट ले रहा हो। तो इसके केस में साफ हमें देखने को मिल रहा है ये जो नीचे की लाइन है सपोर्ट की लाइन है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ऊपर की जो लाइन है इसकी चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए ये कंडीशन है कि चैनल में ट्रेड करना चाहिए नीचे की तरफ। और इसमें टाइप ए में कंडीशन है कि ये जो पोल का हेड है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न पता चल गया ऐसा होना चाहिए। अब हमें ये जानना जरूरी है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वॉल्यूम कितना है जब ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। तो जब भी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है कोई सा भी, उसमें वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब पोल बनता है किसी फ्लैग एंड पोल का, जब ये पोल वाला पार्ट बन रहा है तो वॉल्यूम हमेशा एवरेज से ज्यादा होना चाहिए और काफी ज्यादा ही होना चाहिए। नॉर्मल एवरेज से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं
ये जो येलो कलर की लाइन है ये एवरेज की लाइन है। तो जब ये पोल बना तो एवरेज की लाइन से काफी ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने को मिला ऊपर की तरफ। तो ये कंडीशन होती है फ्लैग एंड पोल में कि ये ऐसा होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर वॉल्यूम जब फ्लैग बन रहा है तो फ्लैग में जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम जो है एवरेज लाइन से ऊपर हो, अगर वो एवरेज लाइन के नीचे भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब ये फ्लैग बनता है तो कोई खास बड़ी मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिलती। बस जरूरी ये है कि पोल के टाइम पे काफी बड़ी अपसाइड की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर हम इसको टाइप 2 में चेक करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, जब ये वाला पोल बना था तो इस पोल के टाइम पे वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा हाई था एवरेज लाइन से। ये जो येलो कलर की लाइन है एवरेज लाइन है, इससे काफी ज्यादा ऊपर ही वॉल्यूम था। और जब ये फ्लैग की कंसोलिडेशन की रेंज बनी तो एवरेज लाइन से नीचे ही वॉल्यूम था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर हम इसी चीज को एक बार के लिए चेक कर ले टाइप 3 में, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पे ये जो पोल बना तो यहाँ पे वॉल्यूम जो था एवरेज से ऊपर ही था। तो हमें ये जरूरी है कि एवरेज से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। जब ये कंसोलिडेशन की रेंज थी तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सा वॉल्यूम था, बट ज्यादा नहीं था, बट नॉर्मल था। बट यहाँ पे पोल के टाइम में जरूरी है कि वॉल्यूम ज्यादा हो, तो ये कंडीशन जरूरी है। तो हमें ये पता चला कंडीशन क्या क्या है, बट अब ये जानना जरूरी है कि जब पोल बन चुका है, फ्लैग एंड पोल कंफर्म हो चुका है हमारा और वॉल्यूम हम देख चुके हैं, तो बाय कहाँ पे करना है स्टॉक में। तो टाइप ए के अकॉर्डिंग हमें बाय करना है जब स्टॉक ये वाली जो लाइन है, जो इसका हेड है, हेड को ये क्रॉस करेगा। जब हेड के ऊपर ब्रेकआउट देगा, जो हाई था इसका पोल का, इसको ब्रेकआउट देगा तब हमें बाय करना है। वैसे यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए था, बट जैसा कि हमने कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों फॉल्स फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। बट जब ऐसा ब्रेकआउट आता है तब हमें बाय करके चलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तब बाय करना है। और अगर हम टाइप 2 पे आए, टाइप 2 के अकॉर्डिंग हमें तब बाय करना है जब ये वाला जो चैनल है इसमें हमें ब्रेकआउट दिखेगा, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस की लाइन है, स्टॉक इस पे ब्रेकआउट दे चुका है और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया तो हम इस प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं और अपसाइड की मूवमेंट के लिए वेट करके चल सकते हैं। तो टाइप 1 में और टाइप 2 में डिस्कस कर लिया। टाइप 3 में भी जैसा चैनल बनता है ऐसा ही, तो टाइप 3 में भी जब चैनल में ब्रेकआउट आ रहा है तब हम टाइप 3 में भी बाय करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा बाइंग का क्या प्राइस होगा। अब हमें ये जानना जरूरी है कि बाइंग के बाद हमारा ऊपर की तरफ टारगेट कितना होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एग्जिट करना है, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाके रिवर्सल देगा तो हमें जहाँ पे हाईएस्ट हमारा प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो नॉर्मली लोग यहाँ पे जो मानते हैं वो ये है कि जितनी ये रेंज होती है, ये वाली जो इस टाइप ए के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि जो ये फ्लैग की जितनी रेंज है उतना हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए, जो सही भी है। बट यहाँ पे मैं कुछ 2-3 अपने जो पॉइंट्स है खुद के वो इंक्लूड करता हूँ, ताकि जो मेरा टारगेट है वो मेरे को परफेक्ट टारगेट मिल सके। तो यहाँ पे हम टाइप ए में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे टारगेट क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हाई को चेक करें तो यहाँ पे हाई जो है अभी हमारा 530 तक का है। जब ये पोल बना था इसने हाई बनाया 530 के आसपास तक पूरा, और जो नीचे लो है यहाँ पे लो बना रहा था 500 ऑलमोस्ट 560 के प्राइस के आसपास। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है, जब ये टाइप ए वाला, इसमें जब ये रेंज नीचे की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ ये 30% के आसपास ही जानी चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं, 30-35 के आसपास ही रहनी चाहिए। इससे ज्यादा नीचे जाएगी तो उस केस में हो सकता है स्टॉक जो नीचे की तरफ चला जाए। बट अगर 30 और 35% अगर नीचे जाएगा तो वो एक नॉर्मल माना जाता है। और अगर हम पता कैसे करें कि 30-35 कितना होना चाहिए, तो जो पोल होता है पोल का 30-35%, जब पोल यहाँ से बन रहा है जहाँ से सडन अपसाइड मूव आई है पोल की, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 100%, उसका 30 से 35% तक हमारी कंसोलिडेशन रेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो रेंज है अभी के लिए प्राइस जो बन रहा है इसमें, यहाँ पे ऊपर 530 था, नीचे यहाँ पे बन रहा है 460 के आसपास। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें जो 70 पॉइंट है वो देखने को मिल रहे हैं कि 70 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट यहाँ से जो हाई है हेड एंड पोल का, वहां से 70 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से हम काउंट यहाँ पे अब नॉर्मल चेक कर लेते हैं, जो एवरेज लोग मानते हैं कि नॉर्मली क्या टारगेट होगा। तो 530 से 70 पॉइंट ऊपर, यानी कि हमारा जो टारगेट ऊपर 600 तक का है। यहाँ पे अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये चेक करता हूँ कि जो हमारा ऊपर का टारगेट बन रहा है उसका प्राइस क्या है। जैसा कि यहाँ पे 600 बन रहा है, तो 600 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक होल नंबर है, इस वजह से मैं मानूंगा कि हाँ ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है टारगेट होना चाहिए। तो ये मैं चेक करूंगा।
इन केस अगर ये जो रेंज है यहाँ पे जैसे कि हमने चेक किया ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की थी, इन केस अगर ये रेंज 80 पॉइंट की होती तो हमारा टारगेट 610 का होता, बट मैं उस टाइम पे भी 600 ही टारगेट मान के चलता, क्योंकि 610 से अच्छा जो रेजिस्टेंस का प्राइस बनेगा वो 600 बनेगा। तो साइकोलॉजिकल नंबर होना जरूरी है कि अगर साइकोलॉजिकल नंबर आसपास है तो मैं उसको टारगेट मान के चलूंगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जिससे मैं टारगेट पता करना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जो हमारा टारगेट बना है, ये रेंज के अकॉर्डिंग जो टारगेट बना है, वहां पे हिस्ट्री में स्टॉक कभी पहले कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले चुका है नहीं। तो यहाँ पे स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो जैसा कि हमने देखा था स्टॉक में ऊपर की जो रेंज बनी है, ऊपर का जो टारगेट बना है 600 रुपए तक का बना है, और ये जो लाइन है 600 रुपए की प्राइस की लाइन है। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं हिस्ट्री में स्टॉक 2 बार ही इस प्राइस पे आया है 600 की प्राइस पे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, जब क्योंकि जब 2 बार आया, दोनों बार जब आया तो काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चलता है कि हाँ ये हमारा एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि और यहीं पे मैं एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक 600 रुपए के प्राइस पे आके काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इससे मैं कंफर्मेशन मेरे को मिल जाती है कि ये हमारा टारगेट जरूर होना चाहिए। तो इस टाइप ए के लिए हमें पता चल गया कि हमें टारगेट कैसे निकालने हैं। अब टाइप बी के लिए चेक कर लेते हैं टारगेट कैसे निकालने हैं। टाइप बी में टारगेट निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। टाइप बी में हमारा जो पहला टारगेट होता है वो ये रेंज होती है जितनी रेंज हमें देखने को मिली है। यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया, ये फ्लैग एंड फॉल का जो हाई था वो उससे नीचे जहां तक स्टॉक का ये जो फॉल जो है, फ्लैग का जो लो है, वहां से ऊपर उतनी जो हमारी रेंज है वो हमारा टारगेट होगा। जैसे कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो यहाँ तक जाएगा, ये हमारा पहला टारगेट। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हम बाय करेंगे, तो पहले जो हेड एंड पोल का जो हेड है, जो फ्लैग एंड पोल का जो मेन हाई है वो हमारा पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट है वो होगा ये पूरी की पूरी रेंज। जैसे कि यहाँ पे जो इसका लोएस्ट पॉइंट है फ्लैग एंड पोल का, यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है ये, और उससे उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है फ्लैग एंड पोल का वो, ये जो रेंज है ये हमारा बड़ा टारगेट होगा सबसे। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें ये कैसे काउंट हो रहा है, कितनी रेंज बन रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे का जो लो बनाया स्टॉक ने 108 रुपए के प्राइस के आसपास बनाया। तो यहाँ पे हम ओवरऑल रखने के लिए मान लेते हैं कि 110 तक का है। ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे 172 तक का, 172 और 173 तक का टारगेट वो है हाई बनाया। तो यहाँ पे हम ओवरऑल इसको 170 मान के चल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए हमें कितने पॉइंट मिल गए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 पॉइंट मिल चुके हैं। वैसे 65 पॉइंट है क्योंकि हमने ओवरऑल माना है, तो हम ओवरऑल 60 या 65 पॉइंट की ऊपर की टारगेट देके चलेंगे। और हम बाय जैसे यहाँ से कर रहे हैं, बट टारगेट जो लेंगे वो लेंगे इसी पॉइंट से जो लो बना है। तो यहाँ से जो 131 130 का प्राइस है, यहाँ से हम ऊपर के 60 और 65 तक के टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर ऊपर के 60 और 165 तक के टारगेट लेंगे तो हमारा टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 130 प्लस 65, तो हमारा 195 तक का टारगेट बनेगा। 195 और 190, क्योंकि हम 60 और 65 तक का मान के चल रहे हैं। तो ये हमारा ऊपर का टारगेट होना चाहिए। अब हम ये चेक करेंगे कि साइकोलॉजिकल नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऊपर की तरफ हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो बनेगा 200 रुपए का प्राइस, बट हमारा जो प्राइस का टारगेट आ रहा है वो 200 रुपए के प्राइस से नीचे आ रहा है। तो मैं 200 रुपए के प्राइस के लिए वेट नहीं करूंगा, मैं वहां से उससे पहले जो हमारा टारगेट बन रहा है उसी टारगेट के आसपास जब प्राइस आ जाएगा तब मैं एग्जिट कर लूंगा। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी यहाँ कवर करेंगे कि हिस्ट्री में कभी जो यहाँ पे भी प्राइस बना है वो कभी एक इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि ऊपर का जो टारगेट बन रहा था हमारा 195 के आसपास बन रहा था, और ये वाली जो लाइन है 195 की लाइन है। और अगर हम हिस्ट्री में यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो 195 रुपए का प्राइस है, स्टॉक उस पर बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर चुका है। स्टॉक ने यहाँ पे इसी प्राइस पे जो है सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो इससे मेरे को कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ यहाँ तक के लिए मैं होल्ड करके चल सकता हूँ 195 तक के प्राइस के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो हिस्ट्री में भी काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ तक के टारगेट मेरे को आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर टाइप 3 में चेक करें टारगेट के बारे में, तो ये आ गया हमारा टाइप 3। अगर हम यहाँ पे चेक करें टारगेट के लिए, तो यहाँ पे भी टारगेट का हम यही रेंज लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मली एक रेंज जो होती है वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा लोएस्ट और ये आ गया हमारा हाईएस्ट तक का।
हाईएस्ट हम ये लेंगे कि जो पोल से थोड़ा ऊपर जो मार्जिन है उसको भी हम काउंट करेंगे हल्का सा। तो ये पोल से ऊपर हल्का सा मार्जिन तक आ गया। तो अब इसमें हम जो टारगेट है कैसे लेंगे, ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहीं से हमारा ऊपर तक का टारगेट बनेगा। तो ये आया मूव, हमने इसको यहाँ किया और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा लो था, तो ये हमारा लो है जहाँ पे हमने इसको रख दिया रेंज को। लो से ऊपर जहाँ पे हाई बन रहा है वो हमारा टारगेट होगा। और जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियर, जिस प्राइस तक हम जो हमने टारगेट रखा है उसी प्राइस पे जाके स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से हल्की सी एक गिरावट देखने को मिली है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो थर्ड टाइप है इसमें हमें ऐसे टारगेट निकालना है कि यहाँ पे जो लोएस्ट रेंज है और जो ऊपर मार्जिन जो थोड़ा सा हमने दिया वहां तक का हमारा टारगेट होगा, और जो लोएस्ट पॉइंट है इस कंसोलिडेशन की रेंज का वहां से हम टारगेट को कैलकुलेट करेंगे और ऊपर तक के लिए होल्ड करके चलेंगे। तो इस तरीके से हम टाइप 3 में टारगेट निकाल सकते हैं। तो हमने ओवरऑल यहाँ पे काफी सारी जो चीजें हैं वो कवर कर ली हैं कि हमें जो टाटा मोटर्स जैसे जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है इसमें बाय कैसे, इसमें फ्लैग एंड पोल को कैसे देखना है, इसमें बाय कैसे करना है और इसमें किस प्राइस तक हमें जाना है। अब हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस का क्या सीन है, कि हमें कब वो जो है कैसे स्टॉप लॉस रखना है। तो नॉर्मली फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न होता है इसमें जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है इसमें हम स्टॉप लॉस को बहुत कम यूज करते हैं, जो मेरा मानना है, क्योंकि ये अपसाइड का बुलिश पैटर्न है। अगर हम चार्ट को प्रॉपरली स्टडी कर लें तो हमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसका यूज कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को जो ट्रेल है उसको करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लिए। यहाँ पे मैं एक चीज जो अलग से ऐड करना चाहूंगा कि अगर कि जैसे कि हम में से कई लोग जो है अभी मार्केट में नए आए हैं और उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं होते हैं, तो वो चाहे तो अब स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अब स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करने का मैं जो रीजन है वो बताना चाहूंगा एक, कि अब स्टॉक्स अभी आपको बिना जो एनुअल फीस होती है, इनकी एनुअल मेंटेनेंस के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं ले रहे हैं आपसे, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है और अकाउंट ओपनिंग के भी कोई चार्जेस आपसे नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि आप इसमें ओपन करा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो है जैसे दूसरे जो ब्रोकरेजेस हैं वो अभी आपसे फीस ले रहे हैं। तो आप चाहे तो आप स्टॉक्स में अकाउंट नॉर्मली ओपन करके रख सकते हैं। आप चाहे तो चार्ट देख सकते हैं, जो भी आपको सब चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है स्टार्टिंग में। अगर आपको स्टॉक बाय करना है तभी आप पेमेंट करेंगे, जो स्टॉक है उसके लिए पेमेंट करेंगे। तो आप चाहे तो आप स्टॉक्स में जो अपना अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट। और अब स्टॉक्स में अगर आपको ओपन अकाउंट जो ओपन करवाना है उसके लिए आप चाहे तो जो मेरा रेफरल पिन जो रेफरल कोड है आप उसमें उससे क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको जो रेफरल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहाँ पे जो आई बटन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे हम। तो हमने यहाँ पे सब कुछ जान लिया, जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है सारे जान लिए। अब जो इम्पोर्टेंट एक और जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे पता करें कि जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है वो एक सही एक रियल फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है और वो ब्रेकआउट देगा, वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं देगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये जानना जरूरी है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, ये जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है ये एक परफेक्ट फ्लैग एंड पोल का पैटर्न नहीं है। इसका रीजन ये है कि जब यहाँ पे स्टॉक ने ये ब्रेक अपसाइड में पोल का जो रेंज है ये बनाई थी, तब इसने यहाँ पे काफी बड़ा एक जो गैप है वो क्रिएट कर दिया था। इस वजह से ये एक परफेक्ट फ्लैग एंड पोल का पैटर्न नहीं है। और जब स्टॉक में यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे जब इसने अपसाइड जाने की कोशिश की तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वापस से नीचे आया। क्योंकि जैसा कि हम हिस्ट्री में देखते आए हैं और स्टॉक्स में भी हम जो हमने सुना भी और हिस्ट्री में भी देखा, स्टॉक्स में भी देखा है कि जब भी कोई स्टॉक एक गैप बनाता है तो उसको गैप को फिल करने के लिए वापस से नीचे जरूर आता है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो जब यहाँ पे देखा कि ये जो गैप है वो बना हुआ है, तो गैप को फिल करने के लिए वापस से नीचे आया और यहाँ पे भी दोबारा नीचे आया और अब यहाँ पे इसने गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। तो अब इसमें जो एक अपसाइड की मूवमेंट है देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल ये है तो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न गैप को फिल करने के लिए नीचे आया था और गैप जैसा कि फिल हो चुका है, तो यहाँ पे ये पैटर्न को कंप्लीट करके एक अपसाइड की जो मूवमेंट है वो दिखा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये एक इससे हमें पता चलता है कि जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न एक रियल फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है या नहीं, क्योंकि गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें इसी तरह के, तो यहाँ पे हम ICI में देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे भी स्टॉक ने कुछ हद तक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड करूँ तो यहाँ पे भी स्टॉक ने गैप क्रिएट कर दिया था ये, और गैप को फिल करने के लिए वापस से नीचे आता है। वैसे ये परफेक्ट फ्लैग एंड पोल का पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ गैप की वजह से इसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक ने जैसे कि गैप बनाया
तो इसको फिल करने के लिए वापस से नीचे आए। तो ये चीज जरूरी है कि स्ट्रोक के फ्लैग एंड पुल पैटर्न में गैप नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या एक पॉइंट है जो एक जिससे हमें पता चलता है कि असली फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, ये भी एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखने को मिल रहा है आराम से। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जब स्ट्रोक ने पोल बनाया तो वॉल्यूम भी एवरेज लाइन से ऊपर है। बट यहाँ पे जो गलती है वो यही है कि ये जो हेड है इसका, जो हाई या पोल का स्ट्रोक, उससे काफी ज्यादा ऊपर चला गया। और जैसा कि हमने कंडीशन बताई, सबसे पहले यही कंडीशन बताई थी टाइप ए वाले चार्ट में, कि जब भी कोई स्ट्रोक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाए तो ये हेड है, इससे हम 1-2% का मार्जिन दे सकते हैं। बट ज्यादा मार्जिन आएगा तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रोक में यहाँ पे जब स्ट्रोक ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ पे सेलिंग करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पैटर्न नहीं बनना चाहिए। स्ट्रोक में ज्यादा अपसाइड की मूवमेंट नहीं आनी चाहिए कंसोलिडेशन की रेंज में। तो ये भी एक फॉल्स फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन जाता है। तो हमें ये जो 2 पॉइंट्स है इनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो हमें उस फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बाय नहीं करना चाहिए, हमें उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न में थोड़ी गिरावट आ जाए, गिरावट के बाद उसमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो ओवरऑल अब जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर किसी आप चाहते हैं कि कोई और भी जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न उसको अच्छे से समझ सके तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है वीडियो को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।